हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, सबको फैराडे लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है ना। आज हम करेंगे फैराडे लॉ के ऊपर, जो हमने उसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ा था उसके ऊपर प्रीवियस ईयर में आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स को आज हम डिस्कस कर लेंगे। 5 न्यूमेरिकल आए हैं, पांचों को डिस्कस करेंगे और फिर 2 अपनी तरफ से न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो बहुत ही अच्छे लेवल करेंगे। ठीक है। देखो, अगर आपने फैराडे लॉ का लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर को देख लो, बिकॉज आपको तभी वो चीज़ समझ में आएगी जब आप उस लेक्चर को देख लोगे। उसमें मैंने क्या बताया था, मैंने आपको फैराडे लॉ के एसेंस निकाल कर बताया था कि एक्चुअली में फैराडे लॉ कहता क्या है। ठीक है ना। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम बुक से बड़े बड़े स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, बट हमें यही नहीं पता चलता कि वो लॉ कहना क्या चाहता है। और फिर जब हम इलेक्ट्रो के क्वेश्चन खोलते हैं तो हमें ये नहीं समझ आता कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक है ना। और फिर हमसे वो क्वेश्चन बनता नहीं है। तो सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। तो पिछले लेक्चर को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है। चलिए, हम आज की चर्चा शुरू करते हैं और आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। क्या लिखा हुआ है? ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग 0.1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। हाउ मेनी मोल ऑफ Ni विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड। हमसे पूछा गया है Ni के कितने मोल डिपॉजिट होंगे कैथोड पर। देखो, ये कैसे हो रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, ये सब बातें अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, है ना। ये सब हम किस में पढ़ेंगे? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में, मतलब अगले लेक्चर में वही हमारा शुरू होगा। अभी हमने क्या पढ़ा है? क्वांटिटेटिव। तो मैं आपको ये फील कराना चाह रहा हूँ कि फैराडे लॉ के क्वेश्चन में हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अभी हम कंबाइंड क्वेश्चन भी करेंगे जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों पढ़ लेंगे, तो उसमें हमें रिएक्शंस भी लिखनी होंगी, बट कुछ फॉर्मूले पर ही भी आते हैं डायरेक्ट, तो वो हमें आने चाहिए। तो चलिए, हम सबसे पहले वही करते हैं। अब देखो, इसमें क्या क्या दे रखा है आपको। इसमें आपको चार्ज दे रखा है, Q इज इक्वल टू 0.1 फैराडे। ठीक है। हमें तो केवल एक फॉर्मूला आता है, क्या? W इज इक्वल टू ZIT, या W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, या W इज इक्वल टू Z को भी लिख सकते हैं क्या? E अपॉन 96500 इंटू क्यू। ठीक है। यहाँ पर E क्या है? E है हमारा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट को निकालने के मैंने आपको फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया था। पूरी रेडॉक्स जितनी भी यूज़ होनी है, मैंने आपसे कहा था साथ साथ करते हुए चलेंगे। पूरी मैंने आपको रेडॉक्स का जितना फॉर्मूला यूज़ होंगे सारे मैंने आपको बताए थे। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? निकल का वेट निकालते हैं। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? निकल के मोल्स। तो पहले वेट निकाल लेते हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक है। देखो, ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये मेथड बहुत ही मतलब कैसा है कि पहले हम सीधे गए और फिर थोड़ा सा उल्टा लौट के आए। अरे उल्टा क्यों लौट के आए? जितना जाना तो उतना ही चले जाते, डिस्प्लेसमेंट कवर करते, डिस्टेंस क्यों कवर कर रहे हैं? तो भाई ऐसे ही चलो। ठीक है ना। 4-5 तरीके के मेथड सीखोगे ना तो फिर बाद में खुद ही कंफ्यूज हो गए। एक मेथड रखो, किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। इतनी बड़ी कैलकुलेशन, बहुत बड़ी तोप नहीं मार रहे हैं हम। चलिए शुरू करते हैं। W इज इक्वल टू क्या है? E अपॉन 96500 इंटू क्यू। क्यू हमें दे रखा है कितना? 0.1 फैराडे। ठीक है। तो फैराडे को कूलाम में चेंज करना पड़ेगा पहले, और सबसे पहले हम निकाल लेते हैं E की वैल्यू। तो E की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? निकल का एन फैक्टर, वो कितना है? 2, बिकॉज निकल पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव। ठीक है। फॉर्मूले में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी। ये एक सॉल्ट है। ठीक। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? एटॉमिक नंबर उसका 28 होता है, तो दोगुना करके मान लो, लेट मान लेते हैं 56 है। ठीक है ना। सपोज इतना है। ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास? इक्विवेलेंट वेट आ गया। ठीक है। W कितना आएगा? 56 अपॉन 2 इक्विवेलेंट वेट, अपॉन क्या? 96500। ठीक है। इनटू चार्ज। चार्ज कितना है? 0.1 फैराडे। फैराडे को भी किस में चेंज कर लो? कूलाम में। 96500, ये कैंसिल। ठीक है। अब ये जो दे रहा है वो मुझे क्या दे रहा है? वेट। बट मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या करना पड़ेगा? मोलर वेट से डिवाइड। मोलर वेट कितना है? जितना ये रहा, 56। तो 56 से 56 कैंसिल, क्या बचा? नंबर ऑफ मोल्स आ गए मेरे 0.1 अपॉन 2, दैट इज 0.05। डी ऑप्शन। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन आए हैं, 2019 में, एक 2017 में। डायरेक्ट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला केवल। लेकिन ये फॉर्मूला आप नहीं लगा पाते अगर इस फॉर्मूले में आपको सारी चीजें क्या क्या हैं और इनसे बेस जो छोटे छोटे पार्ट थे वो अगर मैं पिछली क्लास में नहीं करवाता, तो यही फॉर्मूला बहुत कठिन भी हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एनोडिक हाफ सेल ऑफ लीड एसिड बैटरी इज रिचार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 0.05 फैराडे। ऊपर वाली लाइन से मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है क्यू दे रखा है कितना, 0.05 फैराडे। ठीक है, मतलब 0.05 इंटू 96500 कूलाम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ PvSO4 इलेक्ट्रोलाइज्ड इन ग्राम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज। हमें क्या निकालना है, वेट निकालना है PvSO4 का, मोलर वेट उसने दे रखा है, तो इसमें तो सीधे हमें क्या निकालना है, W। ठीक है, तो W इज इक्वल टू फिर से वही फॉर्मूला E/96500 इंटू Q। ठीक है, तो E कितना है, E होगा मोलर मास अपॉन PbSO4 में एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, बिकॉज चाहे Pb पर 2 पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर SO4 पे 2 माइनस, कोई भी एक लेना है हमें। ठीक, पिछले लेक्चर में हम निकालना सीख चुके थे एन फैक्टर में, तो 303/2 हो गया। ठीक है, इंटू 96500 और चार्ज कितना दे रखा है 0.05 इंटू 96500, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2 बन जा 2, 2 5 जा 10, 1.5, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.59 कुछ, तो वो हो गया 7.6। ठीक है, बस इतना ही पूछा था। कितने सिंपल सवाल हैं आप ये देख लीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो और भी तुच्चा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो Q कितना दे रखा है, 2 फैराडे। ठीक है, 2015 मेंस का क्वेश्चन है, मैं कुछ खेल नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, आपको ये नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन इतने तुच्चे कैसे आए हैं। भाई आए हैं तो आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। Q इज इक्वल टू 2 फैराडे, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज। हमें मास निकालना है फिर से। ठीक है, W इज इक्वल टू E/96500 इंटू 2 फैराडे। ठीक है, तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉपर का मास कितना 63.5, CuSO4 में कॉपर का एन फैक्टर कितना है 2 इंटू 96500। ठीक है, इंटू 2 फैराडे मतलब 2 इंटू 96500, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 63.5 ग्राम, W आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आया है 2008 में, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा लेंदी सा था तो मज़ा आया। क्या बोल रहा है, इसमें आपको यूनिट भी आनी चाहिए, यूनिट कन्वर्जन वाला लेक्चर मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसमें आपको मिलेगी एक यूनिट का कन्वर्जन। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, 10 मिली एम्पियर करंट, बट हमने देखा था हमारा करंट किस में होना चाहिए, एम्पियर में, तो 10 मिली एम्पियर करंट को एम्पियर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर, दैट इज नथिंग बट 10⁻² एम्पियर। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा करंट एम्पियर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल्स ऑफ H2 गैस एट कैथोड इज। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें I पता चल गया। ठीक है, हमें तो केवल फॉर्मूले में क्या पता है, W इज इक्वल टू ZIT, हमें तो यहाँ पर वेट पता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है उसने, मोल्स, तो हम सबसे पहले मोल्स से क्या निकालेंगे, वेट। हम तो एक ही फॉर्मूला लगाकर चलेंगे हर क्वेश्चन में, उसमें जो जो चीज़ें नहीं दी होंगी हम पहले वो निकाल लेंगे, हमें कोई दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। बुकों में आपको 3-3, 4-4 फॉर्मूले दिखेंगे, मतलब ही नहीं है, क्यों करना है यार यूज़, जब आपको इसी फॉर्मूले में सारी चीज़ें आती हैं तो इस फॉर्मूले को लगाओ ना। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, 0.01 मोल H2 का वेट निकालूंगा, तो 0.01 इंटू मोलर वेट कितना हो गया 2, तो मोल्स इंटू मोलर वेट क्या आ जाएगा, मास, तो दैट इज 0.02 ग्राम। ये मेरे पास क्या आ गया, W। चलो अब लगाओ फॉर्मूला, तो 0.02 इज इक्व टू E/96500 इंटू एम्पियर करेंट कितना 10⁻² और इंटू T। ठीक है, पहले हम यहाँ पर क्या लगाते थे, Q, लेकिन अब हमें Q थोड़ी दे रखा है, हमें तो Q की वैल्यू दे रखी है, Q इज इक्वल टू IT, है ना, फिजिक्स में पढ़ते हैं ये वाली चीज़, ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, मुझे T निकालना है, लेकिन क्या मुझे E पता है, सबसे पहले वो देखते हैं। ठीक, तो मुझे गैस कौन सी दे रखी है, H2 गैस, मैंने आपको कल बताया था जब भी H2 गैस आए तो एन फैक्टर कितना लेना है, 2, जब Cl2 आएगी तब भी 2, और जब O2 आएगी तब 4। कैसे आएगी कल देख लेंगे, लेकिन आज हमें क्या है, रटना है चुपचाप, ठीक है ना।
हर चीज़ का रीज़न पता चलेगा, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे जैसे बताता चलूँ वैसे वैसे रटते चलो। H2 गैस का एन फैक्टर कितना बताया था, 2, ठीक है। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी H2 गैस में, मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 2, एन फैक्टर भी 2, दैट इज़ 1। तो E की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है, T की वैल्यू। तो चुपचाप T की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी 19.3 इंटू 10⁴ सेकेंड, दैट इज़ अवर बी ऑप्शन। 2008 मेंस का ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें क्या चीज़ पता, मतलब अगर ये क्वेश्चन कठिन हो सकता था अगर आपको H2 का एन फैक्टर नहीं पता था, ठीक है ना। तो बस इतनी छोटी छोटी बारीकियां हैं ये क्वेश्चन में, बस यहीं आपको क्वेश्चन अटका देता है। लेकिन मैं आपको सारी बारीकियां थ्योरी के साथ ही आपको बताता हुआ चलूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर 2 में बता दी थी, इसीलिए वो लेक्चर लंबा हुआ, 40 मिनट का वो लेक्चर गया था, बस इसी कारण से, क्योंकि एक भी चीज़ मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था। अब करते हैं 1984 का क्वेश्चन। ये सेकंड लॉ पर है सीधे सीधे, जो मैंने सेकंड लॉ का एसेंस बताया था ना, वही इसमें ऑप्शन में पूछा है। देखो, द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज, वो बोल रहा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस को डिपॉजिट करने के लिए मुझे कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो कल मैंने सेकंड लॉ में आपको बताया था ना कि जितना चार्ज फ्लो करूंगा उतने ही इक्विवेलेंट का चेंज आएगा। तो 1 इक्विवेलेंट का चेंज आया है, मतलब 1 फैराडे चार्ज फ्लो कराया होगा। और मैंने आपको जब 1 फैराडे डिराइव करवाया था तो ये डेरिवेशन से क्वेश्चन आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, 1 फैराडे कैसे आया था, हमने चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, उसकी वैल्यू आई थी कितनी, 96500 कूलाम, दैट इज 1 फैराडे। तो 1 फैराडे क्या है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी ऑप्शन। अच्छा, इसने थोड़ी सी चालाकी कर दी है, जैसे ही आप ऊपर से चलेंगे ना तो ऊपर से दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, एक 96500 कूलाम, पर आगे लिखा हुआ है पर सेकंड। अगर अकेले होता ना 96500 कूलाम तो एक बार को ऑप्शन ये लगा देते, फिर ये कंट्रोवर्सी में चला जाता क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, पर सेकंड। भाई पर सेकंड क्या होता है, कुछ नहीं, 96500 कूलाम होती है केवल वैल्यू, ठीक है ना। या तो आप एम्पियर पर सेकंड बोलो या फिर आप केवल कूलाम बोलो, कूलाम पर सेकंड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 1983 का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू द। तो फैराडे लॉ किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोलिसिस का, दो चीजों से, किससे, एक तो इक्विवेलेंट से और हमारा करंट कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है इस बात से। तो स्पीड ऑफ कैटाइन से रिलेटेड है, नहीं। एटॉमिक नंबर ऑफ कैटाइन, नहीं। एटॉमिक नंबर ऑफ एनाइन, नहीं। इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अब करते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 10.8 ग्राम ऑफ सिल्वर इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3, ठीक है, बाई पासिंग सम चार्ज, मतलब कुछ चार्ज फ्लो किया मैंने और इलेक्ट्रोलिसिस कराई, 10.8 ग्राम Ag मुझे ऑब्टेन्ड हुआ, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस at 1 atm and 273 Kelvin obtained by electrolysis of dilute acidic water by passing same charge। यहाँ पर सम चार्ज है, यहाँ पर सेम चार्ज है। अब ये किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई, क्या पास कराया, हमें मतलब है ही नहीं। हमें तो देखना है वैल्यू क्या क्या दे रखी है और क्या निकालना है, चुपचाप वो देखो पहले तो, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, ऊपर बोल रहा है कि कुछ चार्ज फ्लो कराया और नीचे बोल रहा है कि जब मैंने दूसरी बार वो प्रोसेस कराई ना H2 और O2 रिलीज करने के लिए, तो मैंने उतना ही चार्ज फ्लो कराया जितना पहले कराया था। पहले कितना कराया था ये नहीं मालूम, लेकिन पहले जितना कराया बाद में भी उतना ही कराया है, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि पहले जितने इक्विवेलेंट का चेंज आया होगा अब भी उतने ही इक्विवेलेंट का चेंज आएगा। ये वाली बात हमें फैराडे सेकंड लॉ ने बता दी थी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताई थी, एसेंस निकाला था, ठीक है। तो क्या पता चला मुझे कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है, जो इक्विवेलेंट वेट होगा किसका, सिल्वर का, वो बराबर होगा किसके, इक्विवेलेंट वेट के, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के हाइड्रोजन के, और वो इक्वल होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज फ्लो कराया गया है पहले और बाद में। तो सबसे पहले वही लिखते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ Ag विल बी इक्वल्स टू
equivalent of O2 will be equals to equivalent of H2। ठीक है, O2 और H2 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं और वॉल्यूम ही निकलवा रहा है वो। ठीक, कोई बात नहीं, कोई मतलब भी नहीं है। क्या पता है हमें सिल्वर का मास पता है। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको कल बताया था। मैंने आपसे ये वाली बात बताई थी ना आपको कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको कल बताए थे। मैंने आपसे क्या कहा था, फॉर्मूले याद हैं अगर रेडॉक्स के तो सारी चीजें आपसे सॉल्व हो जाएंगी। एक पेज पर सारे फॉर्मूले लिखे होने चाहिए और आपस में इंटर कन्वर्जन जितने मैंने कर आए थे वो सारे आपको आने चाहिए। ऑन टिप्स होनी चाहिए सारी चीजें, तभी निकलेंगी चीजें। तो मैंने आपको कल कोई भी चीज नहीं छोड़ी थी, इसीलिए कल का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था फैराडे लॉ का। चलो वो लेक्चर कौन सा था, लेक्चर 2, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। इक्विवेलेंट्स ऑफ एजी निकालना है तो क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक, तो मास क्या है 10.8। अब क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, एन फैक्टर सिल्वर का कितना है 1, बिकॉज AgNO3 में सिल्वर का जो प्लस चार्ज आ रहा है, एक ही चार्ज है तो एन फैक्टर क्या हो गया 1। ठीक है, तो अपॉन क्या आ जाएगा, केवल मॉलिक्यूलर वेट। सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 108। ठीक है, याद करने की ट्रिक क्या है, देखो आपकी जो माला होती है उसमें कितने मोती होते हैं, 108 मोती होते हैं ना। ठीक है, और माला जनरली कहाँ की जाती है, मंदिर में जाके, और मंदिर में हमेशा मूर्ति किसकी होती है, सोने की या फिर चांदी की। तो Ag क्या है, सिल्वर यानी कि चांदी, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा 108। ये अपने अपने रिलेशन है, कैसे भी बना सकते हो। चलो, तो इक्विवेलेंट ऑफ Ag क्या हो गए 10.8 अपॉन 108, दैट इज 1/10 और दैट इज 0.1। मतलब Ag के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 0.1। अच्छा, O2 के भी इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 0.1 और H2 के भी इक्विवेलेंट्स कितने होंगे 0.1। ठीक, लेकिन मुझसे तो इक्विवेलेंट्स कहाँ पूछे थे, मुझसे तो वॉल्यूम पूछा था। ठीक, तो वॉल्यूम निकालने का मुझे एक तरीका आता है। मुझे प्रेशर कितना दे रखा है 180 m और चार्ज कितना दे रखा, वो सॉरी टेम्परेचर कितना दे रखा है 273 केल्विन। मतलब इस समय पर स्टैंडर्ड कंडीशन बन रही है सारी। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो मेरा वॉल्यूम आता है वो कितना आता है 22.4 लीटर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो पता चल गए हैं, मोल्स निकाल लेता हूँ और मोल्स में 22.4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से मोल्स निकालना आता है, हाँ मैंने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, सारे फॉर्मूले कल पढ़ चुके हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 0.1। अब मोल्स निकालने की बारी है, तो मोल्स वो एन फैक्टर निकालने की बारी है। तो एन फैक्टर किसका निकाल रहा हूं मैं, सबसे पहले वॉल्यूम किसका निकाल रहा हूं H2 का, तो एन फैक्टर किसका लगाऊंगा H2 का, कितना होता है 2। तो ये क्या आ गए H2 के मोल्स, इसमें कर दो 22.4 का मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया वॉल्यूम, दैट इज 11.2 और ये क्या आ गया 1.12 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ H2 कितना है 1.12 लीटर। अच्छा, O2 का बताओ, तो फिर से 0.1 है ना, मोल्स निकालने के लिए अपॉन में एन फैक्टर, लेकिन O2 का एन फैक्टर कितना होता है 4 और इंटू 22.4। इसको भी सॉल्व करने ना, जो भी वैल्यू आए वो आपकी क्या हो जाएगी O2 के वॉल्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बट सिंपल तब तक ही है जब तक आपको पूरे रेडॉक्स के फॉर्मूले ऑन टिप्स हैं। ठीक है ना, और आपको फैराडे लॉ का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो समझ में आता है। ठीक है ना, अगर केवल डेफिनेशन याद है ना तो भैया कुछ नहीं होने वाला, कंसेप्ट क्लियर है तभी हो पाएगा। तो क्या डेफिनेशन का कोई यूज नहीं है, है यूज। कैसे है, अगले एग्जाम्पल से देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक करंट को पास किया गया थ्रू 3 सेल, 3 सेल से पास किया गया जो कि सीरीज में कनेक्टेड थी। हमने अपनी डेफिनेशन में भी देखा था हमारी सेल्स किस में कनेक्टेड होनी चाहिए, सीरीज में। ठीक है, कौन कौन सी सेल थी, ZnSO4 की, एसिडिलेटेड वाटर की और CuSO4 की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ Zn and H2 are liberated when 6.25 ग्राम ऑफ Cu is deposited। ठीक है, जब मेरा 6.25 ग्राम Cu को डिपॉजिट किया जाएगा तो Zn और H2 का कितना अमाउंट लिबरेट होगा। ठीक है, मुझे इक्विवेलेंट वेट Cu का दे रखा है और इक्विवेलेंट वेट Zn का दे रखा है।
ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें एक बात समझो, क्या बोल रहा है, पहली लाइन देखो, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू 3 सेल्स, मतलब एक खास इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया 3 सेल से, मतलब तीनों सेल में बराबर बराबर करंट पास किया गया है ना, बिकॉज सीरीज में सब में करंट किया जाता है बराबर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, सबके इक्विवेलेंट्स में भी चेंज बराबर आए होंगे। तो हम फिर से लिख सकते हैं क्या, कि इक्विवेलेंट ऑफ Cu इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Zn इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ H2। ठीक है, ये 3 चीजें हमने किससे लिख दी, फैराडे के सेकंड लॉ से। ठीक, क्या मुझे इक्विवेलेंट ऑफ Cu निकाल सकता हूं मैं? हाँ, कैसे निकलेगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। कैसे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो क्या मुझे इक्विवेलेंट मास दे रखा है? हाँ, 31.70 डायरेक्ट दे रखा है। क्या मुझे कॉपर का मास भी दे रखा है? हाँ, 6.25 ग्राम। ठीक है, तो 6.25 अपॉन 31.70। ठीक, क्या मुझे मास ऑफ जिंक पता है? नहीं नहीं नहीं, वो तो निकालना है, x मान लेते हैं। क्या मुझे इक्विवेलेंट ऑफ जिंक पता है? हाँ, 32.6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहां से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ जिंक आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे, वेट ऑफ H2। बहुत अच्छी बात है, तो चलिए इसको निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना है पता नहीं, निकालना है। क्या इक्विवेलेंट वेट पता है? नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अभी पीछे निकाला था ना H2 का, वैसे ही निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 2, H2 का एन फैक्टर कितना होता है, याद है हमें, कितना, 2, तो कितना हो गया, 1। तो अब फिर से इसको यहाँ पर y मान लो। ठीक है ना, फिर से इसको इनटू कर दो, तो क्या हो जाएगा, 62.5 अपॉन 31.70। जो भी आंसर आए वो आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू दैट इज वेट ऑफ H2 और x की वैल्यू दैट इज वेट ऑफ जिंक। ठीक, तो आपको समझ में आया कि अगर मुझे फॉर्मूले याद है ना, और मुझे फैराडे लॉ का कंसेप्ट क्लियर है, मेन चीज कंसेप्ट की आई थी, अगर आपको डेफिनेशन याद है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले थे आपसे, बिकॉज आप ये वाली चीज ही नहीं सोच पाते कि करंट फ्लो किया गया तो सेम इक्विवेलेंट्स पास होंगे। ऐसा ही फर्स्ट लॉ की भी मैंने आपको एसेंस बताया था, लेकिन अभी उस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है। वो न्यूमेरिकल कब आएगा, जब हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पढ़ लेंगे, तो उसका भी एसेंस आपको पता होना चाहिए। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज यार इसको जगह जगह फैला दो, सबको पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी समझ में आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ के क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।